जय हिंद साथियों। मैं सचिन चौहान आप सभी का स्टडी स्पार्क यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी बूस्टर सीरीज चल रही है जिसमें हम 20 मिनट में सिर्फ पॉलिटी की बूस्टर डोज जो कि सिर्फ 20 मिनट में डेली पढ़ते हैं हम। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने कल, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से ब्रिटिश ब्रिटिश लोग जो थे उन्होंने भारत की बिना परमिशन के बोल दिया कि हम दूसरे विश्व युद्ध में तुम्हारे साथ है। और कैसे किस तरीके से कांग्रेस ने अब लोगों को इस्तीफा दिया और कैसे किस किस तरीके से उनके कार्य हुए। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि कैबिनेट मिशन के बारे में, जानेंगे अंतरिम सरकार और भारत स्वतंत्रता अधिनियम किस तरीके से आगे भारत जो कैबिनेट मिशन आया, कांग्रेस को किस तरीके से भारत को जो रा- शासन करने के लिए अधिकार दिए, किस तरीके से दूसरे विश्व युद्ध के बाद किस तरीके से भारत शासन करने के लिए तैयार हुआ। तो उसी को जानने के लिए आइए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1946 में क्या स्थिति थी भारत की जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में भी स्वतंत्रता की मांग बहुत तेजी से उठने लगी, क्योंकि भारत को भी स्वतंत्रता की मांग बहुत तेजी से उठने लगी थी इसी टाइम पे। और 1945 में ब्रिटेन में लेबर लेबर पार्टी सत्ता में आई, जिसमें जिसके प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। इन्होंने वादा किया था कि यदि लेबर पार्टी आएगी तो जब पार्टी आती है तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो इसकी पार्टी भी आ गई थी अब। तो उसी तो इटली इटली की सरकार भारत में की समस्या का राजनीतिक समाधान चाहती थी। उसी के लिए ये कैबिनेट मिशन लाए गए समाधान करने के लिए। इसी उद्देश्य से इन्होंने ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, इसी उद्देश्य से जिससे कि भारत की जो राजनीतिक समाधान है उसको, क्योंकि जो लेबर पार्टी ने उनने वादा किया था यदि उस टाइम पे इलेक्शन हुआ था कि यदि लेबर पार्टी की सरकार आती है तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो कैबिनेट मिशन क्यों भेजा गया, इसके बहुत सारे उद्देश्य थे कि भारत की सत्ता को हस्तांतरित करना, सबसे पहले भारत की जो सत्ता है उसको भारतीयों को हस्तांतरित करना, भारत के लिए संविधान बनाने की व्यवस्था करना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी समझौता करना, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम के लीग बहुत ज्यादा विवाद पैदा हो रहे थे। भारत की एकजुट रखने का प्रयास करना, ये देखो एकजुट रखने का प्रयास कर रही है तो सरासर गलत है। 1919 में तो इन्होंने फूट डाल ली, इतने सारे मुस्लिमों को, जो मुस्लिम थे जो हिंदू थे उनके बीच में फूट डाल ली, और अभी यही मिलाने का काम कर रहे हैं। भारतीयों को शासन में भागीदारी दी थी, भारतीयों को शासन में भागीदारी दी इसी से। तो कैबिनेट मिशन कब आया, तो कैबिनेट मिशन का जो आगमन है वो 24 मार्च 1946 को हुआ। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। एक तो था पेंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर क्रिप्स। ये वही है जो क्रिप्स मिशन लेकर आया था, क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष था। तो इसमें पूछता है क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। ये भी इनके नाम भी आता है, पेंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो इस जब ये कैबिनेट मिशन आया तो इसमें सबसे बड़ी समस्या, बहुत सारी समस्याएं थी उस समय में, कि उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लोगों की मांग अलग अलग थी। जैसे कि कांग्रेस क्या चाहती थी, कांग्रेस चाहती थी कि भारत कांग्रेस एक संयुक्त भारत चाहती थी, जिसे जिसमें मजबूत केंद्र हो। और मुस्लिम लोग थे, जिन्ना था, वो चाहता था कि एक अलग पाकिस्तान, अलग अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर रहा था। तो जिन्ना तो पाकिस्तान की मांग रहा था, मुस्लिम लीग चाहती थी कि जो है भारत एक अखंड भारत हो, मतलब एक साथ हो, और जिसमें कि केंद्र सरकार को ज्यादा शक्ति हो। और ये केंद्र सरकार को बहुत कम शक्ति देगी, जो मैं आगे बताऊंगा। ब्रिटिश सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत को सत्ता कैसे दी जाए, और साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी समझौता कैसे कराया जाए। तो इसी के लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना के कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए संघ बनाने की प्रस्ताव रखा। संघ बनाए, केंद्र के पास 3 विषय रखे, बस संघ में केंद्र के पास 3 विषय रखे, रक्षा, विदेश मामले और संचार। जैसे कि कांग्रेस ने बताया था कि संघ
जो केंद्र सरकार है उसको सबसे ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, लेकिन इन्होंने केंद्र को ही सबसे कम पावर दी। इन्होंने केंद्र को बहुत लिमिटेड पावर दी, उससे ज़्यादा प्रांतों को पावर दी, बाकी सकते प्रांतों को दी, और जो रियासतें थी उनको उन्होंने ये बोल दिया कि वे चाहे जितनी शक्ति चाहे भी हस्तांतरित कर सकती है, और ना चाहे तो नहीं। मतलब जितनी पावर है वे या तो वे खुद ही अपने उसमें शासन कर सकती है या किसी को इंटरफेयर करवा सकती है, लेकिन यदि वे उनकी इच्छा हो तो वे किसी को ना भी इंटरफेयर करवाए अपने शासन में। इसीलिए इन्होंने एक त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय शासन बना दिया था, भारत को बांट दिया था बिल्कुल तीन हिस्सों में, ऐसे ही कैबिनेट मिशन से भी। इसका उद्देश्य क्या था? केंद्र को सीमित शक्ति देना, केंद्र को तो सीमित शक्ति देना और प्रांत को अधिक शक्ति देना, और प्रांत से भी अधिक देना देशी रियासतों को। तो इनने प्रांत समूह में बांट दिया। एक देखो, पहले तो इनने बांटा केंद्र में, प्रांत में और देशी रियासतों में। उसके बाद भी जो प्रांत है उन्हें भी बांट दिया। प्रांतों में कैसा बांटा? प्रांतों में इनने बना दी समूह, समूह ए, समूह बी, समूह सी। समूह ए में तीन समूह में बांट दिए, और इसमें रखे समूह ए में मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा। इन समूह में ये रखे। बी सी तीन समूह में बंटे गए, और जो ए था ये इसमें थी जो हिंदू थे उनके अधिकतर थी इनमें, समूह ए में। और बी और सी में मोमडन जाति थे। बी में इसमें ये भी पूछ सकता है कि समूह ए में कितने प्रांत थे, तो इसमें 6 प्रांत थे समूह ए में। स- समूह बी इसमें थे पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान। इसमें 4 थे। बी समूह में पूछ सकता है कि कितने प्रांत थे, तो 4 प्रांत थे। समूह सी में थे 2 बस, बंगाल और असम। समूह सी में थे, और इसमें देखो ये जो मैं बता रहा था, समूह ए में तो हिंदू मतलब हिंदुओं की ज्यादा संख्या थी, और समूह बी सी में मुस्लिम लीग बहुत अधिक समूह में थे। तो उसे इसी को ही मैं तुम्हें एक मैप समझाता हूँ। देखो ये रहा। इसमें इसमें एक और हुआ था। देखो अभी पहले समझाता हूँ। ये तो थे, इसमें मुस्लिम ज्यादा है और इसमें मुस्लिम ज्यादा है, और ये था समूह ए, इसमें थे हिंदू के अधिक था। इसमें एक एक चीज हुई और हुई थी, जो इसमें जो अंग्रेजों ने बताया था कि यदि ये 5 साल तक तो ऐसे रहेगी, यदि कोई 5 साल बाद चाहे, जैसे ये है बंगाल, तो ये बिहार बिहार के लोग बंगाल में मिल सकते हैं, और बिहार बिहार वाले बंगाल में, इनमें आपस में मिल सकते हैं कोई भी। ग्रुप सी का बी में जा सकता है, बी का सी में जा सकता है, ए का बी में जा सकता है। तो इसी चीज का फायदा तो जिन्ना बहुत खुश हुआ। जिन्ना ने सोची कि 5 साल बाद इस एरिया को मिला लेंगे, मतलब बी या सी में मुस्लिम अधिकता थे, तो ये भी इसका हो जाएगा, ये भी इसका। जिन्ना बहुत खुश हुआ। और इसीलिए इसका बहिष्कार किया, क्योंकि वो चाहता था कि जितना हिस्सा इंडिया के पास आ जाएगा उतना ही पाकिस्तान को जब अलग बन जाएगा उतना ही पाकिस्तान के पास आ जाएगा। तो इसी चीज का बहिष्कार किया कांग्रेस ने। तो कैबिनेट मिशन ने एक संविधान सभा की भी स्थापना करी। तो इसमें जब पहली संविधान सभा का गठन किया गया, तो संविधान सभा में कुल प्रस्तावित सदस्य 389 सदस्य थे, जिसमें से 296 तो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र से थे और 93 देसी रियासतों से थे। और जो 296 सदस्य थे, इसमें से जब इसमें इलेक्शन हुआ, इसमें जो इलेक्शन हुआ वो हुआ जो उस टाइम की जनसंख्या थी उसमें प्रत्येक 10 लाख पे एक सीट थी। तो उसमें से जब इलेक्शन हुआ तो उसमें कांग्रेस कांग्रेस के पास आई 208 सीट। कांग्रेस के पास आई 208 सीट, और मुस्लिम लोगों के जो मुस्लिम थे उनके उनको आई 73 सीट, और अन्य को आई 15। तो जब मुस्लिम की सरकार नहीं बन पाई तो इसने इसका बहिष्कार किया। इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं तुम्हारे साथ जा रहे, मैं बताऊंगा वो भी आगे। इन्होंने इसका बहिष्कार किया। तो 93 सीट देसी रियासतों से थी। ब्रिटिश भारत के सदस्य कैसे चुना, जो इसमें चुनाव हुए वो जो ब्रिटिश भारत के तो विधानमंडलों में निर्वाचित सदस्य संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया प्रत्येक 10 लाख पे एक सीट थी। और जो देसी रियासत थी इनमें चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया गया,
इसमें जो उसके शासक शासक द्वारा नामित थी, जो देशी रियासतें थी, जो 93 देशी रियासतों से 93 सीट थी, उन्हें देशी रियासत में डायरेक्ट मतलब भेजे उनके जो राजा थे। तो संविधान सभा की पहली बैठक इसी में ही हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसके अस्थायी अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा। उस टाइम पे सबसे जो एजिड आदमी थे यही थे, इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया था। इसके बाद में चल के स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दिसंबर 1946 को दूसरी जो बैठक हुई उसमें जो ये थे राजेंद्र प्रसाद, उनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया और इसके उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। इसी में ही उद्देश्य प्रस्ताव पूछ बहुत से जैसे एग्जाम में तुमने भी देखा होगा, एमसीक्यू में पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ। 13 दिसंबर 1946 को जो जो तीसरी बैठक थी संविधान सभा की, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के निर्माण में महत्वपूर्ण आधार दिया जाएगा। जो बाद में अब आज के टाइम पे प्रस्तावना है, वही उद्देश्य प्रस्ताव के बहुत सारे भी मिलेगा उसमें। इसमें पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने तीसरी संविधान सभा की बैठक में। तो इसके बाद अंतरिम सरकार, देखो जो मैंने बताया था कि मुस्लिम अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसमें अब भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले प्रशासन में भारतीय नेताओं को अधिक भूमिका देने की आवश्यकता है। अभी भी पूरी तरीके से भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, लेकिन जो भारतीय लोग थे उन्हें बहुत सारे अधिकार दे दिए। जैसे कि इसमें अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को। इसमें प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू। इन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने। जो जवाहरलाल नेहरू थे, वे कार्यकारी वायसराय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष बने और साथ ही इन्हें विदेश विभाग भी मिला। अब बहुत सारे जो थे उन्हें और भी ज्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका मिलने लगा भारतीय लोगों को। उस समय जो वायसराय था वो वेवेल था। अब अंतरिम सरकार वास्तव में पूरी तरह स्वतंत्र सरकार नहीं थी। जैसे ही मैंने बताया था, स्वतंत्र भारत अभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन था, लेकिन भारतीय नेताओं को प्रशासन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका मिल गई थी। जैसे अभी बना दिया था उनको विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को। और इस सरकार में कई महत्वपूर्ण विभाग भारतीय नेताओं को दिए गए। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह विभाग, जवाहरलाल नेहरू को विदेश विभाग और राजेंद्र प्रसाद जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य विभाग। देखो जैसे मैं बताता, मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में प्रवेश। शुरुआत में मुस्लिम लीग ने अंतिम सरकार में प्रवेश लेने से मना कर दिया। जब मैंने बताया था कि जब उनको 73 सीट मिली तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं इसका समर्थन दे रहे। तो ब्रिटेन ने कहा कि कोई नहीं, ये नहीं दे रहे तो हम इनको छोड़ के सरकार बनाते हैं अंतिम सरकार। लेकिन बाद में लगा जिन्ना को कि ये कैसे, इन्होंने तो हमको हमें तो छोड़ दिया, अभी अपनी सरकार बनाने में लग गए। तो इन्होंने बाद में समर्थन दे दिया। बाद में मुस्लिम लीग ने अक्टूबर 1946 को अंतिम सरकार में शामिल होने का समर्थन दे दिया। इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सरकार के अंदर काफी मतभेद रहे, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम के बीच भी अंदर मतभेद रहे। कांग्रेस और कुछ चाही थी, मुस्लिम लीग और कुछ चाही थी। जिन्ना पाकिस्तान की मांग चाहा था। सरकार के अंदर दोनों पक्षों में काफी राजनीतिक संघर्ष चलता रहा काफी टाइम तक। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, इसमें बहुत ये होती जो काले अक्षरों से लिखा जाने वाला वे था। इसमें क्या हुआ था, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस की साइड से था जिन्ना, और नहीं कांग्रेस, एक तो कांग्रेस और एक ही मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की साइड से था जिन्ना। जिन्ना ने ये जब इलेक्शन में जो मोमडनों की सीट थी, उनका उनका 87% जिन्ना को वोट मिली। जो मोमडनों के लिए सीट थी, उनका 87% उसको मिली जिन्ना को। जो इसने इलेक्शन में मांग की थी, उनने की थी यदि तुम अलग राष्ट्र की, मतलब अलग देश को चाहते हो, पाकिस्तान बनाना चाहते हो, तो तुम मुझे वोट दो। और कांग्रेस ने वोट मांगी थी कि यदि तुम अखंड भारत चाहते हो तो तुम हमें वोट दो, जिसमें कांग्रेस 208 के साथ जीत गई थी। तो
इसी में जब जिन्ना को अपने ही जो मुस्लिम लोगों के सीट थी उसका 87% मिला, तो ये बहुत खुश हुआ। इसने इसने प्रत्यक्ष इनने बिल्कुल प्रत्यक्ष मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की समर्थन ने प्रत्यक्ष कार्रवाई का आह्वान किया। इसने सबको बोल दिया कि वो करो। इसमें जो ब्रिटेन ब्रिटेन के लोग थे, उन्होंने जो सरकारी लोग थे, उन्होंने वे चाहते तो इस दंगे को रोक देते, लेकिन उन्होंने भी इसको नहीं रोका। जितने भी सरकारी लोग थे उन्होंने सबकी छुट्टी कर दी। वे चाहे थे कि इसमें दंगा हो। तो 16 अगस्त 1946 को एक दंगा हुआ बहुत बड़ा। इस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में, इसके बाद विशेष रूप से कलकत्ता में गंभीर सांप्रदायिक हिस्सा हुआ। इसमें बहुत लोग इकट्ठा हुए। इसमें यदि जो पाकिस्तान चाहते हो हिंदू मुसलमानों को बहुत ही बड़ा, इसमें हिंसा हुई, बहुत लोग बेघर हो गए। इस हिंसा के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी संबंध को और भी खराब कर दिया इस हिंसा ने। ब्रिटेन ब्रिटेन का अंतिम निर्णय 1947। 1947 तक ब्रिटेन सरकार समझ चुकी थी कि अब भारत पर लंबे समय तक शासन करना संभव नहीं है। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन भारत को सत्ता हस्तांतरित करेगा। इसके बाद लॉर्ड इसके बाद माउंटबेटन को भारत का नया वाइसराय बनाया गया। माउंटबेटन को भारत का वाइसराय बना के भेज दिया। और माउंटबेटन भारत आया। माउंटबेटन ने मार्च 1947 को भारत का वायसराय का पद संभाला। उसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से बातचीत की कि भाई समझ लो, आपस में समझौता कर लो। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता नहीं हो पाया। इसके परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हो गया। इन्होंने बीच तो पहले ही बो दिए, अब तो फॉर्मेलिटी पूरी कर देगी। 1919 में इन्होंने बीज पूरे बो दिए थे, हिंदू मुस्लिम को बांटने में। अब बता रहे, इसके परिणामस्वरूप भारत में विभाजन की योजना सामने आई। भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया भारत का। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को माउंटबेटन भारत के विभाजन में सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की। इसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना कहा जाता है। तो इसमें जो मुख्य बात थी, इसे ब्रिटेन ने भारत को दो स्वतंत्र अधिराज्य में बांटा। इसमें भारत और पाकिस्तान अलग अलग उसमें बांट दिए। भारत का विभाजन और स्वतंत्रता को कानूनी रूप देने के लिए ब्रिटेन संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। जो ब्रिटेन की संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो कानूनी रूप देने के लिए पारित किया 18 जुलाई 1947 को, जो लागू हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम में की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी? तो इसमें दो स्वतंत्र राज्य बने, भारत और पाकिस्तान, दो स्वतंत्र अधिराज्य बने, है ना। ब्रिटेन शासन समाप्त हो गया 15 अगस्त 1947 को, ब्रिटेन शासन समाप्त हो गया। संविधान सभा की शक्ति, दोनों देशों में संविधान सभाओं में अपने अपने संविधान बनाने की शक्ति दी गई। इसमें जो ब्रिटेन संसद का नियंत्रण समाप्त हो गया, ब्रिटेन संसद नियंत्रण नहीं करेगी। और देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्च सर्वोच्च समाप्त हो गया। जो सर्वोच्च न्यायालय ब्रिटेन का, उसका वो भारत का सचिव का पद समाप्त हो गया। जो भारत में संबंधित ब्रिटिश प्रशासन का पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी गई। गवर्नर जनरल, देश स्वतंत्रता राज्य में गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई। जो भारत का गवर्नर जनरल की भी, और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल जिन्ना बना था। तो इसी में ही स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। तो भारत के स्वतंत्र भारत, जब भारत के स्वतंत्र होने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला तो गवर्नर जनरल बना, स्वतंत्र भारत का पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल। और पूछेगा इस पहला गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन, यदि पूछेगा ना भारत का पहला एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी जी बने, जो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। और जो पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बना था वो बना था जिन्ना। तो
इसमें देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपाचारी। वो अंतिम वायसराय, ये मिस्टेक हो गया, अंतिम वायसराय कौन था, क्योंकि उसके बाद तो गवर्नर जनरल का पद बना देते हैं। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्हें पूर्व संध्या में संविधान सभा में प्रसिद्ध भाषण नीति से साक्षात्कार दिया, उन्होंने नीति से साक्षात्कार दिया। तो इसमें महत्वपूर्ण तिथियां, जो समय की महत्वपूर्ण तिथियां जो अभी हम पढ़ का है, इसमें कुछ इंपोर्टेंट तिथियों में लिखवाता हूँ। जैसे कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। और अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। इटली ने घोषणा कब की थी? 20 फरवरी 1946 को। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? 18 जुलाई 1947 को। जो कब लागू हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ जाता है डायरेक्ट ऐसी। तो वर्ण 20 वर्ण लाइनर सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य है। जैसे कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, जिन जो थे पेंथिक लॉरेंस, क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। संविधान सभा में प्रस्तावित सदस्य कितने थे? 389। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। अंतिम सरकार में कांग्रेस के प्रमुख नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और उस समय वायसराय वेवेल। मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में शामिल हुई अक्टूबर 1946 को। जब मुस्लिम लीग को कम सीट मिली, उसने मना कर दिया था, बहिष्कार किया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। इटली ने घोषणा कब की? 20 फरवरी 1946 को, कि हम भारत को आजाद कर देंगे। माउंटबेटन भारत का वायसराय बना 1946 को पहला। माउंटबेटन अंतिम वायसराय था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को ही। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ 18 जुलाई 1947 को। भारत पाकिस्तान स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान हुआ 14 अगस्त को। भारत हुआ 15 अगस्त को। वो तो एक साथ है, लेकिन भारत जो अपना स्वतंत्र जैसा स्वतंत्र दिवस मनाता है, वो मनाता है 14 अगस्त को, और इंडिया मनाता है 15 अगस्त को। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपाचार्य जी। तो आई होप हमारी क्लास ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो यदि मुझसे कोई क्लास में गलती हुई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और यदि आपको कोई सजेशन हो, तो वो आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।